हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। और आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी का लिटरल मीनिंग क्या है। मतलब अगर हम शब्दों को देखें तो क्या मतलब निकलता है इस चीज का, उसी से हमें पता लग जाएगा कि ये टॉपिक है किस बारे में और एक्टिव इनसफिशिएंसी या फिर पैसिव इनसफिशिएंसी होती क्या है। सबसे पहले तो इनसफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो आपको पूरी नहीं पड़ रही, उसकी कमी हो रही है, तो उसे हम इनसफिशिएंसी बोलते हैं। मतलब कि एक्टिवली कोई काम कर रहे हो, खुद से कोई काम कर रहे हो और कमी पड़ रही है किसी भी तरह से, तो वो एक्टिव इनसफिशिएंसी है। और पैसिवली मतलब कि उसको रोक के या कोई और सेकेंडरी काम करा रहा है तो कमी पड़ रही है। ठीक है, अब ये तो उसका लिटरल मीनिंग हुआ। अब आगे हम जानते हैं कि एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी का हमारी बॉडी में या हमारी मसल्स में क्या रोल है, या मसल्स की एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी क्या होती है। मसल्स की फोर्स की कमी कहाँ पड़ती है और कहाँ हमको मोशंस में दिक्कत आती है उसकी वजह से, या कहाँ पे वो रिलेटेबल है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक्टिव इनसफिशिएंसी जो है वो हमेशा एगोनिस्ट मसल में होगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा एक्टिव है, ठीक है, हम खुद से कर रहे हैं, तो जौन सी मसल काम करा रही है खुद से उसी में होगी। अब जौन सी मसल काम करा रही होती है उसको हम एगोनिस्ट मसल बोलते हैं हमेशा, तो हमेशा ये एगोनिस्ट मसल में होती है, एंटागोनिस्ट में या फिर सप्लीमेंट्री मसल्स में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि हमारी किन मसल्स में होगी ये एगोनिस्ट में भी, जो कि 2 डायमेंशनल मतलब कि मल्टी जॉइंट मसल है। ठीक है, 2 जॉइंट को अगर कोई मसल कवर कर रही है तो उसी में ही एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। सिंगल जॉइंट मसल है तो उसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही जॉइंट का मसल करा रही है तो उसमें इनसफिशिएंसी नहीं होती। लेकिन हाँ, अब मान लो कि आप एक कोई इंसान है वो एक ही काम कर रहा है तो वो उस काम को पूरा तरीके से कर लेगा, लेकिन अगर उसी इंसान को आप 2 काम दे दो तो ऐसा होता है ना कि या तो वो एक को सही तरीके से कर पाएगा या तो दूसरे को सही तरीके से कर पाएगा। किसी ना किसी एक काम में तो उसको कमी पड़ जाएगी, है ना, वो पूरा सही से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वर्कलोड ज़्यादा हो गया। सेम हमारी मसल्स के साथ होता है, जब हमारी मसल्स का वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि उसको एक जॉइंट के साथ साथ 2 जॉइंट देखने हैं, दोनों का मूवमेंट कराना है, तो कहीं ना कहीं वो मूवमेंट जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं हो पाता, जिसको कि हम इनसफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव इनसफिशिएंसी में क्या होता है कि एक जो 2 जॉइंट मसल है या मल्टी जॉइंट मसल है वो दोनों जॉइंट पर इकट्ठे शॉर्टन होती है। ठीक है, अब एगोनिस्ट का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, कंसेंट्रिक मोशन हो रहा है, तो फिर वो कंसेंट्रिक मोशन में क्या होगा, अगर हमारी मसल इतनी लंबी है तो वो शॉर्ट होगी। ठीक है, जो फाइबर है इतना है तो वो धीरे धीरे, ये हमारा नॉर्मल मसल है, ये धीरे 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 शॉर्टन होगा तो वो कंसेंट्रिक मोशन होगा, है ना। अब मान लो कि ये इतना शॉर्ट हो चुका है, ठीक, अब इसके बीच में जो फिलामेंट्स के बीच में स्पेस था वो सब खत्म हो गया, इतना ही शॉर्ट हो सकता है ये। अब ये 2 जॉइंट पे है, जितना शॉर्ट हो सकता था हो गया, लेकिन अभी भी कंप्लीट मोशन दोनों जॉइंट का इकट्ठा नहीं हो रहा है। ठीक, तो क्या होगा, इसकी वजह से जो मसल टेंशन है वो प्रॉपर जनरेट नहीं होगी दोनों जॉइंट पर साइमल्टेनियसली, क्योंकि अब देखो एक जॉइंट का मोशन तो वो शॉर्टन होके उतना करा सकती है, लेकिन दोनों जॉइंट पे वो इतनी शॉर्ट तो पहले से हो चुकी है, अब बाकी का मोशन कैसे कराएगी जब वो उसके अंदर स्पेस ही नहीं बचा के फिलामेंट्स जो है वो ज्वाइन हो जाए। अब क्या होगा, तो वो इनसफिशिएंसी पैदा होगी। ठीक है, जब मसल हमारी एक ऐसी शॉर्टेंड पोजीशन पे पहुंच जाए जिसके बाद वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये उसकी लिमिट है, तो अब उसके बाद का मोशन जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, टेंशन नहीं डेवलप होने की वजह से, जिसको कि एक्टिव इनसफिशिएंसी बोलेंगे। अब इसको एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं कि क्या है, क्योंकि ये सब तो ऊपर से गया होगा। ठीक, तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं हमारा रेक्टस फ्यूमोरिस का। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम SLR कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा है कि SLR जो है वो 90 डिग्री तक जाता है अगर नी स्ट्रेट करके करोगे, एक्सटेंड करके करोगे, और 120 डिग्री तक जाएगा अगर नी बेंड करके करोगे। ऐसा क्यों है, ये आपका एक्टिव इनसफिशिएंसी के कारण होता है। क्या है कि क्वाड्रिसेप्स मसल जब तक नी जो है वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड है, ठीक है,
तो फिर क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो ऑलरेडी उसके साथ ऐसे शॉर्टन पोजीशन में है, ठीक। अब उसके साथ साथ उसको हिप को ऊपर उठाने के लिए, लेग को ऊपर उठाने के लिए और ज़्यादा शॉर्टन होना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि वो इतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो क्या होगा कि वो लिमिट पे आके रुक जाएगा, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से उससे ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम नी को फ्लेक्स कर देते हैं तो अब क्या है, अब हमारी एक जगह पे एक जॉइंट पर लेंथनिंग हो गई मसल की। अब क्या है, अब वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अब वो मोशन क्या होगा, अब उसकी लिमिट बढ़ गई, अब वो मोशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो वो 90 से 120 डिग्री तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हम एल्बो फ्लेक्शन करें, एल्बो फ्लेक्शन मैंने किया ये, इसके साथ साथ मैं शोल्डर फ्लेक्शन करूँ, तो क्या है, मेरी बाइसेप्स यहाँ पे एल्बो फ्लेक्शन की वजह से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है ना। अब इसको ऊपर अगर शोल्डर का मोशन कराना है तो इसको और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में जाना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में नहीं जा सकती, ठीक। तो इस मोशन के साथ साथ ये मोशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, कंप्लीट शोल्डर फ्लेक्शन जो है वो अचीव कर ही नहीं पाएगी मेरी मसल, ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिव इनसफिशिएंसी पैदा हो जाएगी। होप आपको समझ में आ रहा हो। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर कंप्लीट नी फ्लेक्शन है, ठीक है, नी का मैंने फ्लेक्शन कर रखा है और मैं हिप का एक्सटेंशन कर रही हूँ। अब कौन सी मसल यहाँ पे एक्टिव हो रही है, एगोनिस्ट हो रही है, हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। नी का फ्लेक्शन है मतलब हैमस्ट्रिंग्स जो है एक जॉइंट पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, अब उसको दूसरे जॉइंट पर भी कॉन्ट्रैक्शन में जाना है, तो उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है, वो कंप्लीट मोशन नहीं करा पा रही, ठीक, जिसकी वजह से पूरा मोशन जो है, पूरा हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये तो हो गई हमारी एक्टिव इनसफिशिएंसी। अब इसके बाद जानते हैं कि पैसिव इनसफिशिएंसी क्या होती है। तो गाइस हमने पढ़ा कि एक्टिव इनसफिशिएंसी हमेशा एगोनिस्ट मसल में होती है, वहीं पर पैसिव इनसफिशिएंसी हमेशा एंटागोनिस्ट मसल में मिलेगी, क्योंकि देखो एक्टिव काम तो एगोनिस्ट कर रही है, लेकिन एगोनिस्ट का काम सही से हो पाए इसीलिए हमारी जो एंटागोनिस्ट मसल है उसका कंप्लीटली लेंथन होना जरूरी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और ये लेंथन नहीं हो रही तो आपका मोशन नहीं हो पाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये रिजिड हो जाएगा, ये मोशन यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना। तो किसी भी मोशन का होने के लिए एगोनिस्ट का कॉन्ट्रैक्शन मतलब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एंटागोनिस्ट का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लेंथन होनी चाहिए, ये शॉर्टन होनी चाहिए, गॉट इट। अब ये तो एंटागोनिस्ट में होगी। इसके बाद होता क्या है पैसिव इनसफिशिएंसी में, जैसे कि हमने पढ़ा कि एगोनिस्ट मसल अगर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो उसकी लिमिट क्रॉस कर रही है, उससे ज़्यादा वो मोशन, उससे ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है ना, जिसकी वजह से वो अपना कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन अचीव नहीं कर पाएगी। वैसे ही जो एंटागोनिस्ट मसल है, अगर मसल की शॉर्टन होने की एक लिमिट है, वैसे ही मसल की लेंथन होने की भी एक लिमिट है। इसको हम एक थेराबैंड की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, कि मान लो ये मेरी मसल है, ठीक। अब इससे क्या होगा कि अगर मैंने ये मोशन में करा रही हूँ, अगर इतना ही उसकी लिमिट है, इतनी ही इसकी मसल की स्ट्रेच होने की लिमिट है, अगर मैं इससे ज़्यादा इसको स्ट्रेच करूँगी तो क्या होगा, या तो वो स्ट्रेच नहीं होगी या तो उसमें इंजरी हो जाएगी। तो ये होती है हमारी पैसिव इनसफिशिएंसी, जिसमें कि क्या होता है कि अब ये मसल अपनी रेंज तक लेंथन हो चुकी है, इससे ज़्यादा वो लेंथन नहीं हो सकती, तो अब इससे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है, इससे ज़्यादा वो रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से और मूवमेंट नहीं होगा। अब मसल जो है वो फुल एक्सटेंट पे है दोनों जॉइंट्स में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, और पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं हो रहा है। इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझेंगे कि जब हम SLR करते हैं, ठीक है, नी एक्सटेंशन करके, तो उसमें क्या होता है कि हैम्स जो है वो नी पर भी लेंथन है और हिप पर भी वो उसको लेंथनिंग होना है, वो एक्सटेंशन हो रही है। अब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथनिंग की वजह से अब इससे ज़्यादा वो मसल स्ट्रेच नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा अगर वो मसल स्ट्रेच नहीं हो सकती तो क्वाड्रिसेप्स जितना भी कॉन्ट्रैक्शन कर ले वो मोशन नहीं करा पाएगी। क्यों?
क्योंकि पीछे की जो एंटागोनिस्ट मसल है, हैमस्ट्रिंग है, वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुकी है। अब उससे ज़्यादा वो लेंथन होके अलाउ ही नहीं कर सकती उस मोशन को, तो क्या होगा, वो एक पैसिव इंसफिशियंसी क्रिएट कर देगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ये फिंगर फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, ये मेरा मोशन कंप्लीट हो रहा है, फिस्ट बन रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप रिस्ट का फ्लेक्शन कर लो और अब करके देखो, वो ग्रिप नहीं आएगी, कंप्लीट फ्लेक्शन आप अचीव ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मसल्स हैं, हमारी एक्सटेंसर्स मसल जो है, ये यहाँ पर ही लेंथन हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आती है, यहीं पर लेंथन हो गई। अब इसकी वजह से यहाँ पर उसमें इतना ज़्यादा वो ही नहीं बचा, इलास्टिसिटी नहीं बची कि यहाँ पे लेंथन होके इसको कॉन्ट्रैक्ट होने का मौका दे। अब क्या होगा, ग्रिप नहीं बनेगी, ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, जिसकी वजह से अब इस सब का क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है। पहली बात तो अगर ऐसा है हमारा हाथ, तो हमने देखा है कि अगर स्ट्रोक में पेशेंट क्या है, फ्लेक्शन में रहता है, उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं बनती। क्यों? क्योंकि फ्लेक्शन में है, रिस्ट फ्लेक्शन में, तो फिंगर्स कैसे ग्रिप कर पाएंगे, है ना। अब इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है कि क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप रिहैब डिजाइन कर रहे हो, आप एक्सरसाइजेस करा रहे हो, अगर तो उसमें एक्टिव और पैसिव इनसफिशियंसी दोनों की दोनों आ रही है, या कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी आ रही है कि मसल जो है वो इंडिविजुअल मसल जिसका आप रिहैब डिजाइन कर रहे हो, वो मसल अपना पूरा काम नहीं कर पा रही, तो क्या होगा कि आप एक लिमिट तक तो उसको ठीक कर पाओगे, एक लिमिट तक आप स्ट्रेंथ अचीव कर लोगे, लेकिन जहाँ पर वो इनसफिशियंसी आ जा रही है, उसके बाद की स्ट्रेंथ, उस रेंज से ऊपर आप जा ही नहीं पाओगे, तो आप जो है वो कंप्लीट रिहैब अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम रिहैब प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं मल्टी जॉइंट मसल का, तो हम क्या करेंगे, उस मसल को आइसोलेट करके एक्सरसाइजेस कराते हैं। देखो, हम कंप्लीटली आइसोलेट तो नहीं कर सकते क्योंकि सिनर्जिस्टिक मसल, स्टेबिलाइजर्स, फिक्सेटर्स, एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट सारे मिलके काम करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉइंट का मूवमेंट कराएं और फिर दूसरे पर्टिकुलर जॉइंट का मूवमेंट कराएं, दोनों जॉइंट का मूवमेंट जो है वो हम इकट्ठा ना कराएं, जिसकी वजह से उस मसल का ऑप्टिमल इंप्रूवमेंट हो और रेंज ऑफ मोशन बढ़ सके, उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथनिंग हो। ठीक है, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। होप आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।